नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि आज के इस वीडियो में हम जितने भी टॉपिक्स कवर करेंगे उनको हम पहले जब भी हम यूपी लेखपाल की रेगुलर क्लासेस कर रहे थे तो उसमें हमने ये सारे टॉपिक कवर किए थे। लेकिन क्योंकि कुछ जो डाटा है वो अपडेट हुआ है, ठीक है, कुछ नया डाटा आया है कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अब इसमें क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही छोड़कर भाग जाएंगे, हो सकता है, तो ये उनके लिए गलती होगी, क्योंकि पहले सुन लीजिए कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है 2021-22 के लिए जो भी मुख्य फसलें हैं उनके उत्पादन की जो अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं अभी कुछ समय पहले, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कौन सा स्टेट किस क्रॉप के प्रोडक्शन में आगे है, कौन सा देश किस क्रॉप के प्रोडक्शन में आगे है, उसको देखेंगे। इसके अलावा कृषि संगणना 2015-16 में जो कुछ प्रमुख फैक्ट्स निकल करके आ सकते हैं एग्रीकल्चर से, उनको देखेंगे। 2022-23 के लिए जो खरीफ की फसल है उसके लिए जो एमएसपी की रेट्स निर्धारित करी गई हैं उनको देखेंगे। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा कुछ समय के बाद, लेकिन ज़्यादा आलसी होने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले सुन लीजिएगा, ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि खुद पढ़ने से बेटर है कोई दूसरा आपको समझा रहा है या बोल रहा है तो उसकी कम से कम सुनो। तो सुनने से क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा आउटपुट किसी दूसरे की बात को सुनने से निकल करके आता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के जो अग्रिम अनुमान हैं उनको, ठीक है। तो अगर खाद्यान्नों की बात करें, टोटल खाद्यान्नों की बात करते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है इस पूरी पीडीएफ फाइल में या पूरी वीडियो में जो जो मुझे पॉइंट्स ऐसे लगे हैं, यहाँ से आपको मैं बताता चलूँगा कि ये चीज़ें, जैसे बहुत सारी फसलों के बारे में हम बात करेंगे तो मेनली आपको कौन कौन सी फसलों के जो डाटा हैं वो याद रखने हैं, ये भी मैं आपको गाइड यहाँ से करता चलूँगा। तो खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात करें तो इसका जो अनुमान लगाया गया है वो लगभग 316.06 मिलियन टन, ठीक है। 316.06 मिलियन टन, ये टोटल खाद्यान्न के बारे में बात हो रही है। और अगर पिछले जो अग्रिम अनुमान थे, इससे पिछले जो अनुमान लगाए गए थे उसके हिसाब से देखें या पिछले वर्ष के हिसाब से देखें तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो लगभग 5.32 मिलियन टन की वृद्धि हुई है टोटल खाद्यान्न में, ठीक है। चावल की अगर हम बात करते हैं तो चावल का जो उत्पादन का अग्रिम अनुमान लगाया गया है वो है 127.93 मिलियन टन, ठीक है। इसके बाद में गेहूं की बात करें तो 111.32, ठीक है, 111.32 मिलियन टन। पोषक या जो मोटे अनाज होते हैं वो 49.86 मिलियन टन। मक्का की अगर बात करें तो 32.42 मिलियन टन, ठीक है। दलहन की अगर बात करें तो 26.96 मिलियन टन। तूर या जिसको अरहर हम बोलते हैं, दाल जो इस्तेमाल की जाती है आप सभी के घरों में, उसका जो उत्पादन का अग्रिम अनुमान है वो है 4 मिलियन टन। चना के बारे में अगर हम बात करें तो ये 13.12 मिलियन टन यहाँ पर इसका अनुमान लगाया गया है। तिलहन, जो भी ऑयल क्रॉप होती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, कुल तिलहन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पार्टिकुलर किसी कह सकते हैं कि किसी ऑयल क्रॉप के बारे में बात नहीं हो रही। पूरा जितनी भी फसलें हैं जिनसे तेल का उत्पादन होता है तो वो सब मिलाकर के तिलहन में आ जाती हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कुल टोटल जो तिलहन उत्पादन है वो लगभग 37.15 मिलियन टन है। मूंगफली की अगर बात करें, मूंगफली वैसे तिलहन फसल में ही आ जाती है, सोयाबीन भी तिलहन फसल में आ जाता है, लेकिन अलग अलग इनको देखें। वो अभी हम बात कर रहे थे वो था टोटल तिलहन उत्पादन, ठीक है। अब मूंगफली की बात कर रहे हैं तो ये है 9.86 मिलियन टन। सोयाबीन है आपका 13.12 मिलियन टन। रेपसीड और सरसों ये है 11.46 मिलियन टन। गन्ना की बात करें तो 414.04 मिलियन टन। कपास की अगर बात करते हैं, कपास की अगर हम बात करें तो यह है 34.06 मिलियन गांठें। अब गांठों का मतलब क्या ये समझिए, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है प्रति 170 केजी, ठीक है। यानी एक तरह से आप कपास हो गया या फिर ये पटसन और जो मेस्टा की फसलें होती हैं उनके लिए ये यूनिट दी जाती है, एक तरह की ये यूनिट है गांठ। और एक गांठ का मतलब क्या होता है, अगर कपास के संदर्भ में बात करें तो कपास की जो एक गांठ होती है उसकी जो वैल्यू होती है, अगर द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए, वजन के हिसाब से देखा जाए तो 170 केजी होता है एक गांठ में। पटसन की फसल के लिए जो एक गांठ होती है वो लगभग 180 किलो की होती है। तो ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी कपास के लिए जो एक गांठ होती है उसका मतलब है एक गांठ में 170
170 केजी क्या होता है, कपास होता है। और पटसन की जो एक गांठ होती है उसमें 180 केजी क्या होता है, आपका पटसन होता है। तो कपास का जो प्रोडक्शन है या कपास का जो उत्पादन है वो गांठों के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो कपास है तो कपास का जो उत्पादन है वो 34.06 मिलियन गांठें, और पटसन या मेस्टा की फसल की बात करें तो 9.57 मिलियन टन गांठें, और इसकी एक गांठ का वजन कितना होता है, 180 केजी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नीचे चावल का जो कुल उत्पादन हुआ है, ठीक है, अभी चावल उत्पादन के बारे में हम देख रहे थे, जो अग्रिम अनुमान है चावल का। तो चावल का 2021-22 के अग्रिम अनुमानों में जो उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, तो पिछले जो 5 वर्ष हैं उनका जब टोटल रेशियो निकाला जाएगा, टोटल उसका एवरेज निकाला जाएगा, यानी पिछले 5 वर्षों के चावल उत्पादन का जब हम औसत निकालेंगे तो उस औसत की तुलना में इस वर्ष जो इसका अनुमान लगाया गया है वो लगभग 11.49 मिलियन टन अधिक है। यानी पिछले 5 वर्षों के चावल उत्पादन को अगर आप देखें और उसका एक एवरेज निकालें तो वो निकल करके आता है 116.44 मिलियन टन। ठीक है, ये पिछले 5 वर्षों के जो भी आपका चावल उत्पादन है उसका क्या है, औसत है। इस वर्ष जो चावल का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है वो पिछले 5 वर्षों के औसत से लगभग 11.49 मिलियन टन अधिक है। गेहूं की बात करें तो गेहूं का उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन से कितना मिलियन टन अधिक है, 7.44 मिलियन टन अधिक है। ठीक है, दलहन की बात करते हैं तो ये पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन से लगभग 3.14 मिलियन टन अधिक है। तिलहन की बात करें तो पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 4.46 मिलियन टन अधिक तिलहन का उत्पादन हुआ है। और तिलहन को अगर हम पिछली साल के या पिछले वर्ष के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो पिछली साल के उत्पादन से इस वर्ष 1.20 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये कुछ फसलें हैं और किस फसल में पार्टिकुलर कौन सा स्टेट आगे है उसकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस स्टेट में पड़ता है, या फिर किस फसल के मामले में कौन सा देश उसके प्रोडक्शन के मामले में कैसा है, अग्रणी है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, या तो बहुत सारी फसलों के नाम हैं लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ को हाईलाइट कर दिया है, तो आप अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से केवल उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें। बाकी अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ पूरे को लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो बाजरा को देखें तो बाजरा के उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है, उसके बाद में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है और तीसरा स्थान हरियाणा का आता है। हम यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक चीज़ हमेशा देखेंगे कि यूपी की रैंकिंग किसी भी पार्टिकुलर क्रॉप में कौन से रैंक पर आती है। यूपी का स्थान किसी फसल के मामले में यूपी का स्थान किसी फसल में कौन सा है, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है, यूपी की रैंकिंग। ठीक है, इसके साथ साथ यूपी किन फसलों के मामले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टेट है ये भी आपको देखते चलना है साथ साथ। तो बाजरा की बात करें तो बाजरा के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है। अगर बात करें कि जो बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, बाजरा है तो सबसे ज़्यादा एरिया में कहाँ पर होता है, तो ये राजस्थान में होता है। ठीक है, जौ की बात करते हैं, जौ के उत्पादन में भी राजस्थान आगे है, दूसरे स्थान पर यूपी है, तीसरे स्थान पर एमपी है और सर्वाधिक क्षेत्र के मामले में भी राजस्थान इसमें आगे है। अरहर उत्पादन की बात करें तो अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र स्टेट सबसे आगे है, दूसरा स्थान कर्नाटका का है, तीसरा स्थान तेलंगाना का है, सर्वाधिक क्षेत्र इसमें किसका है, कर्नाटक का है। नारियल उत्पादन के मामले में अगर हम बात करें तो नारियल का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो केरला में होता है, केरला के बाद में दूसरी जो रैंक है वो तमिलनाडु की है और तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक आता है, सर्वाधिक क्षेत्र केरला है। ठीक है, अगर देशों में बात करें तो भारत नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दूसरा स्थान फिलीपींस का है, तीसरा स्थान इंडोनेशिया का है। कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, कर्नाटक के बाद में किसी स्टेट का नंबर आता है तो वो केरला है और केरला के बाद में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। देशों में बात करें तो कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा होती है ब्राज़ील में, ब्राज़ील के बाद में वियतनाम में, वियतनाम के बाद में कोलंबिया में। और वहीं अगर ओवरऑल कॉफ़ी के प्रोडक्शन में अगर इंडिया की रैंक देखें, हम ओवरऑल रैंक देखें इंडिया की, तो इंडिया का जो स्थान है वो 8वां स्थान है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे आगे ब्राज़ील, दूसरे स्थान पर वियतनाम, तीसरे स्थान पर कोलंबिया और भारत का स्थान कॉफ़ी उत्पादन में 8वां है। अंडा उत्पादन की बात करें तो भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का आता है, तीसरा तेलंगाना का। और देशों में बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा अंडा जो है प्रोडक्शन करता है, दूसरे स्थान पर यूएसए का स्थान आता है, तीसरे स्थान पर भारत है। मछली उत्पादन में ऐसे ही देखेंगे तो आप आंध्र प्रदेश,
दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा। चना उत्पादन में देखेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा राजस्थान का है। मैं इसको थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें समझाने के लिए तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं इसमें लगा रहा हूँ और सभी एक एक वर्ड को बिल्कुल आराम से पढ़ूँ, तो ये पढ़ना ही है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं बस इतना बता सकता हूँ कौन कौन सी चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से इसलिए फ़ायदा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ये जनरल सी चीज़ें हैं। डाटा है, डाटा को आप सिर्फ याद ही कर सकते हैं, इसका क्या आप कर सकते हैं, इसमें क्या कोई समझाएगा, ठीक है। तो उसमें आपका समय ही वेस्ट होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको लेकर के चल रहा हूँ। बाकी जैसे PDF आपको मिल जाएगी तो आप उसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। मूंगफली में देखें तो मूंगफली के उत्पादन में सबसे आगे है गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में तीसरा स्थान जो आता है वो तमिलनाडु का आता है। गुजरात मूंगफली के क्षेत्र में, यानी मूंगफली के उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, या गुजरात ऐसे बोल सकते हैं हम, गुजरात में सर्वाधिक क्षेत्र पर मूंगफली की फसल होती है, या फिर मूंगफली का सर्वाधिक फसल क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। देशों में बात करें तो चीन मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा नाइजीरिया का है। अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको देख लेना। अमरूद, बागवानी, ज्वार, तीनों जो हैं। अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरे नंबर पर बिहार आता है। सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो यूपी में है अमरूद का। इसके बाद में देशों की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा अमरूद उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पर चीन का स्थान आता है। बागवानी फसलें जो होती हैं उनमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, दूसरे स्थान पश्चिम बंगाल का है, तीसरा मध्य प्रदेश का है। ज्वार की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक ज्वार होती है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे पर तमिलनाडु आता है। सर्वाधिक क्षेत्र ज्वार का देखा जाता है महाराष्ट्र में। देशों की बात करें तो USA में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन होता है, दूसरा स्थान नाइजीरिया का है और तीसरा इथोपिया का है। जूट में देखें तो आपको पता है पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, पश्चिम बंगाल के बाद में स्थान आता है बिहार का, उसके बाद में असम का। सर्वाधिक क्षेत्र जूट का जो होता है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। देशों की बात करें तो भारत जूट का सबसे ज़्यादा बड़ा, कह सकते हैं सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा स्थान बांग्लादेश का है और तीसरा चीन का है। मक्का के उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक में सर्वाधिक मक्का होती है, दूसरा स्थान आपका मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र का है। सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में है इसका। और देशों में बात करें तो USA सबसे पहला प्रोडक्ट, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और USA के बाद में USA के बाद में चीन के बाद में ब्राज़ील। अब आम के उत्पादन की बात करें तो यूपी आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे पर बिहार। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश है। और देशों में जो भारत जो है आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पर चीन का स्थान आता है। मांस उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। और देशों में बात करें तो सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन करता है चाइना के बाद में दूसरी रैंक आती है USA की। और भारत की रैंक अगर मांस उत्पादन में देखें तो ओवरऑल ये 6th रैंक पर है, जो इंडिया जो है अपना भारत जो है वो 6वें स्थान पर आता है मांस उत्पादन में। दूध की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। स्टेट्स की बात करें अगर इंडिया के जो भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद में राजस्थान, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। पूरे ओवरऑल कंट्रीज़ की बात करते हैं, देशों की बात करते हैं तो भारत दूध उत्पादन में सबसे आगे है, दूसरे स्थान पर USA आता है और तीसरे स्थान पर चाइना आता है। इसमें एक प्रमुख फैक्ट जो है याद रखने की बात यह है कि जो भारत दूध उत्पादन में सबसे अग्रणी है वो भैंस के दूध उत्पादन में सबसे आगे है। बाकी काऊ मिल्क की बात अगर की जाती है तो काऊ मिल्क में सबसे आगे USA है, ठीक है। USA गाय के दूध उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है और भारत भैंस के दूध में उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है। अगर ओवरऑल मिल्क की बात करें तो इंडिया ही सबसे आगे है। प्राकृतिक रबर जो होती है, नेचुरल रबर, वो केरल में सबसे ज़्यादा होती है, दूसरी रैंक तमिलनाडु की है। देशों में बात करें तो थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम, ठीक है, इनकी रैंकिंग 1st, 2nd, 3rd है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से ये भी देख लीजिए, आपको फिलहाल देशों को बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आपके काफ़ी समय तक आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बाद में आप देशों को देख सकते हैं। फिलहाल आपको स्टेट्स को अगर विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो स्टेट्स को आपको विशेष रूप से देख लेना है, ठीक है। देशों को अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्याज की बात करते हैं, महाराष्ट्र में प्याज सबसे ज़्यादा होती है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा कर्नाटका का है। प्याज का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है। और देशों की बात करें तो चीन, भारत और अमेरिका क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर प्याज उत्पादन में आते हैं। आलू आप जानते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल आ जाता है, उसके बाद में बिहार आ जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र आलू का, जो आलू की फसल का सर्वाधिक क्षेत्र होता है वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। और अगर देशों की बात करें तो चीन सबसे पहला उत्पादक है आलू का, और दूसरे स्थान पर आता है आपका भारत, तीसरे स्थान पर रसिया। सरसों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों होती है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा हरियाणा का है।
और अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्र जो है सरसों फसल का वो राजस्थान का है। चावल में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, दूसरे स्थान उत्तर प्रदेश का है, तीसरा पंजाब का है, ठीक है। और सर्वाधिक क्षेत्र की अगर बात करें, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो यूपी में चावल का क्षेत्र सर्वाधिक है, लेकिन उसके बाद भी यूपी दूसरी रैंक पर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सापेक्ष जो चावल का प्रोडक्शन है वो कम होता है, क्षेत्र ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है, इस वजह से दूसरी रैंक पर आता है। देशों में बात करें तो चावल उत्पादन में चाइना सबसे आगे है, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा इंडोनेशिया का है। सोयाबीन में महाराष्ट्र सबसे आगे है, दूसरी रैंक मध्य प्रदेश की, तीसरी राजस्थान की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है सोयाबीन का। अगर देशों में बात करें तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद में यूएसए आता है, यूएसए के बाद में अर्जेंटीना। और भारत की रैंक देखें अगर सोयाबीन प्रोडक्शन में तो 5th रैंक रखता है इंडिया, ठीक है। भारत का सोयाबीन उत्पादन में जो स्थान है वो 5वां है। इसके बाद में ये देख लीजिएगा आप, इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपका फिर समय ही वेस्ट होगा, तो इसको देख लीजिएगा। ये सभी ऐसे ही जैसे मैंने बताया, तो उसमें से जो जो हाईलाइट किया है मैंने, जिन जिन फसलों को मैंने हाईलाइट किया, जैसे गन्ना चीनी हो गया, चाय तंबाकू हो गया, टोटल खाद्यान्न और टोटल तिलहन, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। कुल खाद्यान्न में कौन सा स्टेट है, तो यूपी कुल खाद्यान्न में सबसे आगे है, दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरा पंजाब आता है। और कुल खाद्यान्नों का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो यूपी में है। ओवरऑल बात करें कंट्रीज़ के मामले में तो चाइना कुल खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा है, दूसरा स्थान यूएसए का है, तीसरा भारत का है। तिलहन में ऐसे ही देख लीजिएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्थान है तिलहन का। गेहूं में यूपी, उसके बाद में एमपी, फिर पंजाब, ठीक है। और ओवरऑल अगर क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक गेहूं का क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। देशों में चाइना, चाइना के बाद में भारत, भारत के बाद में रसिया गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता देश है। अब इसके बाद में देख लीजिए ये डाटा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का शुद्ध बुवाई क्षेत्र कितना है, 156.8 मिलियन हेक्टेयर। कुल कार्यबल यानी कृषि क्षेत्र में जो कुल कार्यबल है, कार्य करने योग्य जो लोग हैं, उनका लगभग 54.6% कहाँ से रिलेटेड करता है, ये कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगा हुआ है। यानी भारत का जो कार्यबल है, कार्यबल का मतलब कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। लगभग जैसे उसको मैंने आपको बताया था, कार्यशील जनसंख्या 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच की जो पॉपुलेशन होती है वो कार्यशील जनसंख्या में आती है, तो वो कार्यबल उसी को कहा जाता है। तो कार्यबल का लगभग 54.6% जो है किस में लगा हुआ है, कृषि और उससे रिलेटेड जो भी आपका काम होता है उसमें लगे हुए हैं। भूमि उपयोग सांख्यिकी 2016-17 के अनुसार देश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, और इसमें से लगभग 139.4 मिलियन हेक्टेयर वो कैसा क्षेत्र है, शुद्ध बोया क्षेत्र है। कुल बोया गया क्षेत्रफल जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो ये 42.4% है। कुल सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास 68.6 मिलियन हेक्टेयर। सिंचाई के स्रोतों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो इंडिया में होती है वो नलकूप से होती है। नलकूप के बाद में दूसरा जो रैंक आता है वो नहर का, नहर के बाद में कुएँ, कुएँ के बाद में टैंक वगैरह और भी बहुत सारे जो सोर्सेस हो सकते हैं सिंचाई के वो हैं। सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूप से होती है, आपको पता होगा, ठीक है। सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज क्षमता वाला स्टेट है आपका यूपी, क्योंकि आपको पता है यूपी में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। और कोल्ड स्टोरेज में कह सकते हैं वैसे तो बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन मेनली यूपी के अंदर जो कोल्ड स्टोरेज कह सकते हैं जिस सोर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं वो आलू है मेन चीज़। तो सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज क्षमता वाला स्टेट जो है वो यूपी है। भारत में सबसे अधिक रकबा मतलब जो भी ज़मीन होती है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी फसल का रकबा सबसे ज़्यादा है, तो चावल का है, और ये चावल प्रमुख खाद्यान्न के रूप में यहाँ पे माना जाता है इंडिया में। भारत मसाले एवं मसालों के उत्पादों का सबसे बड़ा कह सकते हैं उत्पादक भी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूजेस भी की जाती है, ठीक है। मसालों को सबसे ज़्यादा यूज भी इंडिया में ही किया जाता है, सबसे ज़्यादा पैदा भी इंडिया में किया जाता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ से बाहर के लिए निर्यात भी किया जाता है। 2019-20 के दौरान मसालों का जो कुल प्रोडक्शन था तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वो लगभग रहा है इंडिया में 9.75 मिलियन टन, ठीक है। तो ये डाटा यहाँ से हो गया आपका। अब इसके बाद में देख लेते हैं 10वीं कृषि संगणना 2015-16। इससे आगे वाली जो कृषि संगणना है वो अभी हुई नहीं है, तो लेटेस्ट जो हमारे पास कृषि संगणना है वो 2015-16 की, और इससे भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो उनको भी देख लीजिए। 2010-11 में देश में भूमि की जोत जो है, जोत का जो औसत आकार है 10वीं कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार वो कितना है, लगभग 1.08 हेक्टेयर है, ठीक है। वहीं अगर 2010-11 में जो 9वीं
2010-11 में जो संगणना हुई थी कृषि की, उसके हिसाब से जो भूमि जोत का औसत आकार था वो लगभग 1.15 हेक्टेयर था। और ये अभी जो 2015-16 की कृषि जनगणना है इसमें जो है एक थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, पहले 1.15 हेक्टेयर था और ये अब जो है वर्तमान में कितना है, 1.01 हेक्टेयर है। ठीक है, 2010-11 में कृषि जोत रखने वालों में महिलाओं का जो हिस्सा था वो 12.79% था और वर्तमान समय में यानी कह सकते हैं हम जो कृषि संगणना है 2015-16 की, उसके अनुसार ये जो पार्ट है थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, तो 13.87% हो गया है। इसका मतलब समझे आप, 2010-11 में कृषि जोत में स्पेशली कह सकते हैं जो जोतें महिलाओं के नाम थी या जिन भूखंडों को कृषि के रूप में महिलाओं के द्वारा यूज किया जा रहा था, उसमें महिलाओं का जो कह सकते हैं पार्ट था, महिलाओं का जो हिस्सा था 2010-11 की कृषि संगणना के अनुसार 12.79% भूमि पर कृषि जोत के मामले में महिलाओं की भागीदारी थी। लेकिन 2015-16 के अनुसार इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है और ये 13.87% हो गया है। खेतीबाड़ी का कुल रकबा 2010-11 के 15,95.9 लाख हेक्टेयर से घट करके 2015-16 में कितना हो गया है, 15,71.4 लाख हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, अब कृषि क्षेत्र को जैसे बांटा जाता है आकार के हिसाब से, तो लगभग 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। इसके बारे में हम क्वेश्चन सीरीज के थ्रू भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा जब हम पहले एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे थे तब भी इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो एक बार और देख लीजिए इसको। जो सीमांत कृषक होते हैं वो एक हेक्टेयर से कम भूमि के जो स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, वो सीमांत कृषक की स्टडी में आते हैं। लघु किसान जो आते हैं 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास भूमि होती है वो होते हैं। 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास भूमि होती है वो अर्ध मध्यम की कैटेगरी में आते हैं। 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास भूमि होती है वो मध्यम कृषक से रिलेटेड होते हैं और 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि जो होती है वो बृहद किसानों के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिए। लघु और सीमांत किसान जो भी है इंडिया में, लघु और सीमांत किसान मिलाकर के इनके पास लगभग कितने प्रतिशत भूमि है, तो 86.08% भूमि लघु और सीमांत किसानों के पास है। अब 86.08% ये पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का नहीं है, जो कृषि योग्य भूमि है उसकी बारे में बात हो रही है। कृषि योग्य भूमि का लगभग 86.08% जो है वो किसके पास है, लघु और सीमांत जोतों के अंतर्गत आता है। बड़ी जोत वाले किसानों की संख्या 0.57% है। बड़ी जोत मतलब जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि वाले किसान हैं उनकी संख्या की बात हो रही है। अगर नंबर उनका देखा जाए तो कितना है, जो टोटल हमारे पास जितने भी फार्मर्स हैं उसका लगभग 0.57% जो है वो ऐसे किसान हैं जो कि बड़ी या बृहद किसानों के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर देखा जाए इनके पास भूमि या कृषि का क्षेत्र जो है टोटल का जितने भी कृषि योग्य भूमि है हमारे पास, उसका लगभग 9.04% जो है वो बड़े किसानों के पास है। जोतों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस स्टेट में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, लगभग 12.74% यहाँ पे ग्रोथ हुई है। और सबसे ज़्यादा गिरावट जोतों की संख्या में कहाँ पे हुई है, गोवा में हुई है, 28.17% की यहाँ पर गिरावट हुई है। अब ये तीनों जो पॉइंट है नीचे के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि और उससे रिलेटेड जो भी क्षेत्र है यानी एग्रीकल्चर और उसके अलाइड जो भी आपका एरिया है उसका जीडीपी में कितना योगदान है 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, तो लगभग 18.8% का योगदान करता है कृषि और संबद्ध क्षेत्र। किसमें, जीडीपी में। अब औद्योगिक क्षेत्र जीडीपी में कितना योगदान देता है, तो 28.2%। और सर्वाधिक योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का है, लगभग 53.8%। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है, ये 53% सॉरी। तो सबसे ज़्यादा, ऐसे भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो योगदान है वो किस क्षेत्र से है, तो वो सेवा क्षेत्र से है, सर्विस सेक्टर से है। ठीक है, और कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का योगदान जो है वो 18.8% है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके बाद में देखते हैं ये ऑफिशियल है, पीआईबी की जो वेबसाइट है मैंने वहाँ से लिया है। और सभी जितने भी डाटा मैंने लिए हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिए हैं, क्योंकि मैं सुबह से इसको लिखने का प्रयास कर रहा था, सुबह से लिख रहा था। मेरे पास और भी बाकी बहुत सारे काम थे, तो फिर मैंने इसको ना लिख करके मैंने जो पीडीएफ थी वो ऐसी की ऐसी मैंने इसी में मर्ज कर दी है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। 2022-23 के लिए खरीफ की फसलों का जो एमएसपी है उसके बारे में ये है। अभी बाकी फसलों के लिए आया नहीं है, बाद में देखा जाएगा उसको, लेकिन फिलहाल आप इसी को देख लीजिए। 2022-23 के लिए खरीफ की फसलों का जो एमएसपी है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 1-2 इसमें से बता दूंगा, उसके बाद में क्या करिएगा आप
क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आपका समय इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अपने आप पढ़ लीजिएगा वहाँ पे, बाकी आप देख लीजिएगा। तो धान जो सामान्य होता है 2014-15 में जो इसका MSP हुआ करता था वो 1360 रुपये हुआ करता था, और 2021-22 में अगर इसके MSP की बात करें तो 1940 था, और 2022-23 में जो लेटेस्ट MSP है इसका 2040 है। ठीक है, तो बाकी आपको 2014-15 तक नहीं जाना है, आपको जनरली आपको इतना याद रख लेना है कि 2022-23 में कितना MSP था, 2022-23 में कितना MSP है 2040, और इससे पहले कितना था 1940 रुपये। ठीक है, ग्रेड ए का जो धान होता है उसका MSP 2060 है, इससे पहले ये 1960 हुआ करता था। ज्वार जो हाइब्रिड होती है 2738 रुपये इसका MSP है, और 2022-23 में जो हो गया है इसको बढ़ करके कितना हो गया 2970। ठीक है, अब इसमें से ज्वार है, आपको हाइब्रिड ही याद कर लो बस, मालदंडी वगैरह छोड़ो। बाजरा का कितना था 2250 था, अब ये 2350 हो गया है। मक्का का था 1870 रुपये, ये 1962 हो गया है। अरहर का था 6300, और ये अब हो गया है फिलहाल 6600। ये पर क्विंटल के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मूंगफली का जो MSP था वो 5550 रुपये था, और 2022-23 के अनुसार ये कितना हो गया है 5850 हो गया है। सूरजमुखी का था 6015, ये 6400 हो गया है। सोयाबीन का 3950 था, तो 4300 हो गया है। तिलहन या तिलहन, यहाँ पे तिलहन की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट तिलहन की बात नहीं हो रही है, जो तिल होता है, ठीक है, तिल भी एक फसल होती है, तिली जिसको बोलते हैं, आप जानते होंगे गाँव में। तो तिल का जो था वो 7307 रुपये था, ये 7830 हो गया है। कपास का जो था मध्यम रेशा वाली जो कपास होती है वो 5726, और ये 2022-23 में किसका MSP जो है बढ़ करके 6080 हो गया है। लंबे रेशे वाली कपास जो थी इसका MSP पिछले साल कह सकते हैं 6025 था, वर्तमान में इसका कितना हो गया है 6380 हो गया है। अब इसमें से एक तो MSP आपको याद रखना है, और आप ये भी याद रख सकते हैं अगर यहाँ से देखें तो, जैसे कि पहला मैं बता दे रहा हूँ, धान जो था सामान्य श्रेणी का, तो उसका MSP 2021-22 में 1940 था, 22-23 में 2040 हुआ, और 2022-23 में 2040 जो MSP है इसके हिसाब से, यानी ये किसके हिसाब से लगाया है 2022-23 में धान पैदा करने में, 1 क्विंटल धान पैदा करने में जो उत्पादन लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो आ रही थी वो 1360 रुपये आ रही थी। तो 1360 रुपये कॉस्ट है किसान की, ये गवर्नमेंट के अनुसार जो आंकड़ा दे रही, गवर्नमेंट ने जो आंकड़ा दिया है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ये, इसका मतलब ये है कि किसी किसान ने अगर धान किया तो उसका जो पर क्विंटल पे जो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है वो 1360 रुपये आ रही है, और गवर्नमेंट उसको कितना दे रही है 2040 रुपये दे रही है। इसका मतलब ये है। तो इसी तरीके से आप सभी का देख सकते हैं, जितनी भी फसल हैं, अरहर था तो अरहर का जैसे अब 6600 हुआ है तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 4131 रुपये है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से सीधा सीधा 1 क्विंटल पर कह सकते हैं 2500 रुपये का लगभग फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कह रही है, देख लेगा। कपास है तो कपास का जैसे 6380 है, तो कपास की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी घोषित नहीं करी गई है। सोयाबीन का देखें तो 4300 रुपये जो इसका MSP है, और इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है गवर्नमेंट के अनुसार पर क्विंटल पर वो 2805 रुपये आ रही है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया है, MSP फॉर पैडी मतलब जो धान की फसल होती है, राइस जो होता है, 2014-15 में यहाँ ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए 2014-15 में 1360 था, 22-23 में बढ़ करके 2040 लगभग इसका हो गया है। तो गवर्नमेंट जो भी ये डाटा जारी करती है तो वो अपने ही कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाती है। ठीक है, तो जैसे अब देखेंगे यहाँ पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो 2014 से आई है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2014 से चल रही है। तो 2014 में वो दिखा रहे हैं कि 1360 रुपये था MSP, ठीक है, धान का, और अब यहाँ पे 2022-23 में हमने बढ़ा करके 2040 कर दिया है। इधर से यहाँ पे देखेंगे आप, ये है आपका मेज़ यानी मक्का के लिए है, 2014-15 में 1310 हुआ करता था, और 22-23 में बढ़ करके ये 1962 रुपये हो गया है। अब इसके बाद में आता है आपका जो MSP फॉर मेजर ऑयल सीड्स। ठीक है, ऑयल सीड्स मतलब जो तिलहन होते हैं, टोटल तिलहन, जिन भी फसलों से तेल का जो है प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसमें देखेंगे तो ग्राउंड नट यानी मूंगफली है, तो मूंगफली का 2014-15 में ये 4000 रुपये था, अब 5850 हो गया है। सूरजमुखी का देखें तो 3750 था, ये अब वर्तमान में 6400 हो गया है। सोयाबीन का देखेंगे तो 2560 था, ये वर्तमान समय में कितना हो गया है 4300 हो गया है। कॉटन यानी कपास के लिए देखेंगे 2014-15 में ये 3750 हुआ करता था, और वर्तमान समय में ये 6080 रुपये पर क्विंटल इसका जो है MSP हो गया है। तो ठीक है, ये हो गया आज का वीडियो, और आशा करता हूँ आज की जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको मिली वो आपको पसंद आई होगी। ये डाटा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ लेना है, देख लेना है, रिवाइज़न इसका बढ़िया तरीके से कर लेना है, और जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी तो उनको भी मैं आपके लिए लाने का प्रयास करूँगा। वैसे अगर मैं अब कहना चाहूँ दिन में, चलो ठीक है वीडियो बना के ही बात करते हैं, वैसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अब
जो नया कंटेंट है या नई चीज़ें हैं या नया नया मसाला जो है उसकी तरफ आप ध्यान न दें तो बेहतर रहेगा। आपने अब तक पिछले 3 से 4 महीनों में जो भी पढ़ा है, 4-5 महीनों में जो भी आपने चीज़ें तैयार की हैं, जो भी नोट्स आपने तैयार किए हैं, उनको अगर आप बचे हुए जो भी 8-10 दिन है उसमें मैक्सिमम रूप से इनका अगर क्या करें, रिवीजन करें, तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो नई नई चीज़ों की तरफ नहीं भागना है, दिमाग को बिल्कुल कांस्टेंट रखना है, भ्रमित नहीं होना है और मोरल बिल्कुल डाउन नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, प्रेशर एग्ज़ाम का नहीं लेना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के साथ आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।